मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हो आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लेसन नंबर 15 जिसका नाम है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं क्लास 8 में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम अब तुम लोग क्या करोगे, साथ में अपनी बुक लेके बैठोगे साथ में, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, मैं टॉपिक आपके सामने क्या करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी और आप उसको ध्यान से बुक में भी देखेंगे और मेरे सामने देख के आप उसको समझेंगे अच्छे से। ओके बच्चों, तो हमारा पहला टॉपिक है तड़ित। तड़ित मतलब बिजली कड़कना। वो कैसे कड़कती, उसका क्या कारण है, क्या नहीं है, इसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद आता है भूकंप। भूकंप के बारे में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो इसके अंदर टोटली दो टॉपिक है, एक तड़ित हो गया और एक हो गया भूकंप, मतलब बिजली कैसे कड़कती है वो, और दूसरा हो गया भूकंप। ठीक है ना, तो दोनों के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो पहला है कि भाई तड़ित, तड़ित कैसे उत्पन्न होता है, बिजली कैसे कड़कती। तो हमारे तो पहले तो पूर्वी जो परिकल्पनाएं थी तो वो एकदम अंधविश्वास से जुड़ी हुई थी, तो हम उनके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। तो हम वैज्ञानिक जो भाषा है उनके ऊपर विश्वास करते हुए, तो 600 ईसा पूर्व से पहले क्या थे, यूनानी थे ना, उन्होंने थोड़ी बहुत खोज की थी। तो उन्होंने बोला क्या ना, कुछ ऐसा रगड़ होता है जिसके कारण आवेश उत्पन्न होता है और तड़ित बनती है। तो ऐसे करके उसी परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए वैज्ञानिकों ने इस तड़ित होने के कारण को खोजा। तो पहला इन्होंने देखा कि भाई क्या होता है रगड़, जो हमारा पहला टॉपिक आता है रगड़ द्वारा आवेशन। क्या होता है उसमें, रगड़ द्वारा आवेशन। रगड़ द्वारा आवेशन में क्या होता है कि भाई इसके अंतर्गत हम किसी दो चीजों को जब आपस में रगड़ते हैं तो उनमें क्या उत्पन्न हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। जब हम किसी दो चीजों को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें क्या उत्पन्न हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अगर मान लो जैसे देखो ये है, दो मार्कर हैं, जैसे मान लो ये दो मार्कर है, ठीक है। तो ये दो क्या है, सेम है मार्कर। इन दोनों का आपस में रगड़ेंगे तो कुछ क्या हो जाएगा, आवेश उत्पन्न हो जाएगा। आवेश उत्पन्न होगा तो तुम देखोगे तुम्हें यहाँ पे गरम गरम महसूस होगा। इसके अलावा तुम अपने हाथों को भी आपस में यूं रगड़ के देखो, यूं रगड़ के देखोगे तो क्या होगा, तुम्हें हाथ अपने गरम महसूस होंगे और क्या हो जाएगा, आवेश उत्पन्न हो जाएगा। इसी प्रकार मान लो जब हम क्या करते हैं, किसी प्लास्टिक की कोई चीज है, मान लो कोई कंघी है, कंघी को अपने किसी रेशमी कपड़े से रगड़ते हैं, कंघी को अगर किसी रेशमी कपड़े से रगड़ते हैं तो तुम लोगों ने देखा होगा, कंघी है फिर अपने बालों में करते तो बाल क्या हो जाते, कंघी के ऊपर चिपकने लग जाते। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने जब रेशमी कपड़े और प्लास्टिक की कंघी को जब रगड़ा तो दोनों में क्या उत्पन्न हो गया, आवेश उत्पन्न हो गया। आवेश उत्पन्न हो गया तो देखो एक में धनात्मक आवेश हुआ, एक में ऋणात्मक आवेश हुआ। ठीक है, तो आवेश उत्पन्न हो गया तो क्या किया, हमारे यहाँ पे बाल कैसे, मान लो बाल क्या आवेशित नहीं है और यहाँ पर मान लो आवेश हमने कंघी लगाई तो फिर वो आवेश क्या करेगा, उसको आकर्षित करेगा। ठीक है, अगर मान लो मैंने कोई रखा है, मैंने ये मार्कर और ये डस्टर आपस में रब किया, ठीक है ना, रगड़ने से क्या आपस में आवेश उत्पन्न हो गया, इसमें भी आवेश हो गया, इसमें भी आवेश हो गया। तो ये दोनों चीजें क्या अलग अलग है, ठीक है, ये दोनों चीजें क्या है, अलग अलग है। अगर मान लो मैं सिर्फ और सिर्फ मार्कर के ऊपर ओनली क्या करती हूँ, मार्कर को रगड़ती हूँ, क्या करती हूँ, मार्कर को रगड़ती हूँ, मार्कर को रगड़ती हूँ, तो क्या आ जाएगा इसमें, सेम आवेश, क्योंकि ये भी वही आवेश उत्पन्न करेगा जो ये आवेश, क्योंकि दोनों चीजें क्या है, सेम। तो बोलते हैं कि समान वस्तुएं कैसा आवेश उत्पन्न करती है, समान आवेश उत्पन्न करती है। अगर ये धनात्मक आवेश उत्पन्न करता है तो ये भी कैसा आवेश उत्पन्न करेगा, धनात्मक। अगर ये ऋणात्मक आवेश उत्पन्न करता है तो ये भी कैसा करेगा, ऋणात्मक। ठीक है, तो अगर ऋणात्मक को पास लेके जाएंगे तो वो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। धनात्मक को पास लेके जाएंगे तो वो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। वैसे ही अगर हमने इन दो चीजों को रगड़ा है, ठीक है, तो मान लो इस पे क्या आ गया, ऋणात्मक चार्ज आ गया, क्योंकि दोनों चीजें क्या अलग अलग, इसके ऊपर ऋणात्मक चार्ज और इसके ऊपर धनात्मक चार्ज। तो फिर बताओ ऋणात्मक धनात्मक क्या होंगे, आपस में आकर्षित होंगे। ठीक है, अगर मान लो इसके ऊपर ऋणात्मक है और इसके जैसा ही कोई दूसरा चीज लिया जिसके ऊपर भी क्या ऋणात्मक चार्ज है, तो फिर बताओ आकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो बोलेंगे हम सजातीय आवेश सदैव क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, सजातीय आवेश। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, देखो आप देखो, सजातीय आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षण, क्या करते हैं, प्रतिकर्षण। जबकि विजातीय आवेश होते हैं, विजातीय मतलब अलग अलग आवेश, ठीक है ना, विजातीय आवेश आकर्षित करते हैं, क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है ना, अब देखो सजातीय आवेश तो क्या करते हैं,
और दूसरा भी पॉजिटिव, दोनों क्या है, अलग अलग है ना, दोनों क्या है, सेम है ना। देखो सजातीय मतलब एक ही समान, ठीक है ना, दोनों क्या है, पॉजिटिव भी वही है और पॉजिटिव वही है, तो फिर वो क्या होगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। बात समझ आई? रगड़ने से आवेश कैसे उत्पन्न हुआ, बात समझ आई? रगड़ेंगे तो हम एक दूसरे के ऊपर क्या होगा, आवेश उत्पन्न होगा। अगर समान वस्तुओं को रगड़ेंगे तो समान आवेश उत्पन्न होगा, अलग अलग वस्तुओं को रगड़ेंगे तो अलग आवेश उत्पन्न होगा। बात समझ आ गई आप सब लोगों को? अगर कोई वस्तु मान लो तुम्हें लग रहा है कि ये वस्तु किसी को आकर्षित, मान लो ये कोई वस्तु है, ये इसको आकर्षित कर रही है, ठीक है, ये आकर्षित कर रही है, तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि एक के ऊपर ऋणात्मक है और एक के ऊपर धनात्मक है, तभी इसको क्या करिए, आकर्षित करिए, अदरवाइज ये आकर्षित नहीं करती। बात समझ आ गई? अब अगला टॉपिक लेते हैं। अब देखो इसके अंदर आपके ये ना 15.3 करके एक देखो टॉपिक है, आवेश के प्रकार तथा इसकी अन्योन्य क्रियाएं। आवेश के प्रकार मैंने बता दिया, आवेश के दो प्रकार होते हैं, सजातीय आवेश होता है और विजातीय आवेश होता है, ठीक है ना, दो प्रकार होते हैं, सजातीय और विजातीय आवेश, ठीक है ना। सजातीय आवेश क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, जबकि विजातीय आवेश क्या करता है, आकर्षित करता है। बात समझ आ गई? तो इन्होंने क्या किया था, एक लिया था इन्होंने गुब्बारा लिया और दो रिफिल ली थी, दो रिफिल को आपस में रगड़ा, तो दोनों रिफिल को आपस में रगड़ा तो क्या है, वो समान है, वो वस्तुएं क्या है, समान है, तो इन दोनों के मध्य क्या होगा, आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो समान है वस्तुएं तो उन पे आवेश भी कैसा होगा, समान आवेश उत्पन्न होगा, तो क्या होगा, उनके मध्य प्रतिकर्षण होगा। फिर उन्होंने दूसरा गुब्बारा लिया उन्होंने दूसरा गुब्बारा लिया, गुब्बारे को गुब्बारे से रगड़ा तो क्या हुआ, बताओ जरा, समान आवेश उत्पन्न होगा, तो क्या होगा, प्रतिकर्षण उत्पन्न होगा, ठीक है ना, क्योंकि समान वस्तु में कैसा आवेश उत्पन्न होता है, समान। अब गुब्बारे को और रिफिल को दोनों को एक दूसरे के पास लेके आएंगे तो बताओ आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण, आकर्षण। वेरी गुड, बात समझ आ गई तुम्हें, ठीक है ना। समान आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षण, जबकि असमान आवेश क्या करते हैं, आकर्षण। बात समझ आ गई? तो यही ये कहना चाहता है, ठीक है ना। देखो इसमें देखो इसने एक बोला कि आइए प्रेक्षणों का सारांश करें, जो ये आप है ना, ये वाला टॉपिक आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ। एक आवेशित गुब्बारे से दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित किया, एक आवेशित गुब्बारे ने दूसरे आवेशित गुब्बारे को क्या किया, प्रतिकर्षित किया, एक आवेशित रिफिल ने दूसरी आवेशित रिफिल को क्या किया, प्रतिकर्षित किया, परंतु एक आवेशित गुब्बारे ने एक आवेशित रिफिल को क्या किया, आकर्षित किया। हुआ कि नहीं हुआ, ये हुआ ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी, तो हमने बोला ही था, मैंने कहा एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लेना, ठीक है ना। ये आपके पेज नंबर है 187 में, एक ही प्रकार के आवेश यहाँ से लेके आकर्षित करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम देखते हैं आवेश का स्थानांतरण कैसे होता है। अब हमने देख लिया कि भाई आवेश के प्रकार भी देख लिए, पहले रगड़ के द्वारा आवेश उत्पन्न होता है वो भी हमने देख लिया, फिर आवेश के प्रकार भी देख लिए। अब हम देखेंगे कि भाई आवेश का स्थानांतरण कैसे होता है, कि भाई एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश जाता कैसे है, ठीक है। तो अगर मान लो तुम क्या करो, ये देखो ये कहना, इसने क्या किया है, एक प्रयोग किया तो हम उसके बारे में आपसे अभी चर्चा करेंगे। ये देखो ये प्रयोग किया, इसके अंदर इसने क्या किया है कि क्या ना, कांच का क्या लिया, बोतल लिया, बोतल के अंदर इसने क्या किया है कि दो आवेशित की गई, दो क्या की गई, दो है ना, मतलब जो एल्यूमिनियम की जो रिफिल है ना, वो इसके अंदर डाल दी इन्होंने। यहाँ पे देखो ये क्लिप, दो क्लिप डाली, दो पेपर क्लिप डाली यहाँ पे, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे इसके अंदर इसने क्या, दो पेपर क्लिप लटका दी, इसके सारे से इसे किए गया ना, ये धातु की बनी हुई छड़ है, इसके सारे दो पेपर क्लिप लटका दी। अब क्या किया इसने, यहाँ ऊपर से क्या किया इसने, ये जो रिफिल है, जो आवेशित रिफिल है ना, वो उसको क्या किया, इसकी धातु की जो छड़ है जिसके ऊपर पेपर क्लिप लगी हुई है, इसके ऊपर क्या किया, टच किया, तो ये क्या आवेशित है। तो इसने क्या किया कि अपना आवेश इस धातु की छड़ के द्वारा क्या किया, इन पेपर क्लिप तक पहुंचाया। तो देखो, तो अब जो आवेश आ रहा है वो मान लो ये फिर रिफिल है, तो ऐसा थोड़ी नहीं आदि धनात्मक आदि ऋणात्मक आवेशित है, तो होगी या तो पूरी धनात्मक आवेशित होगी या पूरी ऋणात्मक आवेशित होगी। तो ये मान लो यहाँ पे पूरी ऋणात्मक आवेशित है, तो आवेश जाएगा वो भी सारा क्या होगा, जो आवेश जा रहा है वो सारा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो इसके अंदर भी ऋणात्मक आवेश होगा और इसके अंदर भी क्या होगा, ऋणात्मक आवेश। तो ऋणात्मक आवेश तो रिफिल जो पेपर क्लिप है वो एक दूसरे को क्या करेगी, बताओ, प्रतिकर्षित करेगी। बात समझ आया नहीं आया? तो इस प्रकार से हम धातु की छड़ के द्वारा क्या कर सकते हैं, आवेश को स्थानांतरित कर सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार की युक्ति का प्रयोग या प्रेक्षण करने के लिए किया जाता है कि कोई वस्तु आवेशित है या
नहीं, इस युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युतदर्शी कहते हैं। जो ये युक्ति है, जिस युक्ति को हमने यूज किया है, ये क्या है? विद्युतदर्शी है। क्या है ये? विद्युतदर्शी। इस युक्ति का उपयोग या परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं। इस युक्ति को विद्युतदर्शी। अब देखो एक बात बताओ, अगर कोई वस्तु आवेशित होगी तभी तो आवेश इसके थ्रू नीचे तक जाएगा और पेपर क्लिप पे क्या होगी? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी। ठीक है, अगर मान लो वस्तु आवेशित नहीं होगी तो बताओ ये वापस प्रतिकर्षित होगी क्या? अपनी जगह पर ही टिकी रहेगी। ना इसमें आकर्षण होगा ना इसमें प्रतिकर्षण होगा। इससे हमें पता लग सकता है ना? बताओ जरा, लग सकता है नहीं लग सकता? लग सकता है ना? तो इस प्रकार से हम आवेश का स्थानांतरण भी कर सकते हैं। अगर मान लो कोई तुम वस्तु छूते हो, कोई तुम वस्तु क्या करते हो? छूते हो। मान लो तुम्हारे पास कोई ऐसी वस्तु, मान लो ये आवेशित वस्तु है, ठीक है, ये आवेशित वस्तु, इसको क्या किया? हमने छू लिया ना, हम क्या? निरावेशित। तो हमारे अंदर क्या चला गया? सारा आवेश चला गया। हमने इसको क्या कर लिया? छू लिया, हमारे अंदर सारा आवेश चला गया। अब जो ये क्या होगी? ये निरावेशित होगी ना। इस प्रकार से आवेश का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। बात समझ आ गई? एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। तो भाई ऐसी युक्ति का नाम बताओ जो आवेशित वस्तु को पहचानने के लिए काम में ली जाती है, उसको क्या बोलते हैं? विद्युतदर्शी। क्या बोलेंगे? विद्युतदर्शी। अब देखो मैंने आपको बताया था कि छूने पर भी आवेश क्या हो जाता है? स्थानांतरित हो जाता है। अब देखो कैसे स्थानांतरित हो जाता है। इसका कारण यह है कि स्पर्श करने पर पन्नी की पट्टियों का आवेश हमारे शरीर से होकर किसमें चला जाता है? पृथ्वी में चला जाता है। देखो यहाँ से ये वाला पढ़ रही हूँ मैं ना, ये देखो पेज नंबर है 188 है, 188 में यहाँ से, ठीक है ना। स्पर्श होकर हमारी पन्नी की पट्टियों का आवेश हमारे शरीर से होकर पृथ्वी में चला जाता है। यही होता है। हमने कोई मान लो आवेशित वस्तु में इसको टच किया, ये हमारे शरीर में जाके फिर किसमें? हम किससे अटैच है? हम देखो हम कहाँ पर खड़े? धरती में खड़े। तो हमारे से होके आवेश कहाँ चला जाएगा? धरती में चला जाएगा, ठीक है ना। और तब हम कहते हैं कि पन्नी की पट्टियां क्या हो जाती? अनावेशित। अब ये क्या होगी? अनावेशित। इसके अंदर आवेश नहीं, क्योंकि हमने छुआ, हमसे आवेश कहाँ पे चला गया? पृथ्वी में चला गया। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भूसंपर्करण कहते हैं। क्या कहते हैं? भूसंपर्करण कहते हैं, ठीक है ना। अब हम कहते हैं तड़ित की कहानी। भाई तड़ित कैसे? अब हमने इतना कुछ पढ़ा, इसके थ्रू हम बता सकते हैं अब कि भाई ये जो तड़ित है वो कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है। अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चर्चा करेंगे तो हम इसमें साथ साथ में लिखा हुआ ना तड़ित की कहानी, इसको साथ साथ में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। ये लिखा हुआ तड़ित की कहानी, इसको साथ साथ में पढ़ेंगे। तो आप लोग भी ध्यान से देखना ताकि साथ साथ में आप लोगों को भी एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए तड़ित की कहानी। अब रगड़ द्वारा उत्पन्न आवेशों के आधार पर तड़ित की व्याख्या करना क्या है? संभव है, क्योंकि हमने इतना कुछ समझ लिया कि भाई रगड़ होता है, फिर उसमें अनोन्य क्रियाएं होती है, सजाती विजाती आवेश होते हैं, फिर उनमें क्या होता है बताओ जरा? स्थानांतरण होता है आवेश का। बात समझ आ गई? हमने सब कुछ देख लिया। अब हम इसके बारे में बता सकते हैं। कक्षा 7 में हमने ये सीखा था कि गरज वाले तूफानों के बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती है जबकि जल की बूंदें नीचे गिरती है। यही होता है कि भाई जब गरज वाले जो तूफान होते हैं ना, उसके समय जो वायु की धाराएं होती है ना, वो कहाँ जाती है? ऊपर की तरफ जाती है। और जो जल की बूंदें बारिश के रूप में कहाँ आती है? नीचे आती है। यही होता है नॉर्मली भी। जब इन प्रबल गतियों के कारण आवेश का पृथक्करण होता है एक प्रक्रिया द्वारा जिसे हम अभी पूर्णतः नहीं समझ सके, बादलों के ऊपरी किनारे के निकट धनावेश क्या हो जाता है? एकत्रित हो जाता है तथा ऋणावेश बादलों के निचले किनारे पर संचित हो जाता है। धरती के निकट भी धनावेश का संचय होता है। जो धरती है ना, धरती, उसके निकट भी क्या होता है? जो पेड़ पौधे हैं, जो हम हो गए, सारे कैसे? धनावेशित है। क्या है? धनावेशित है। पेड़ पौधे हो गए, हम हो गए, सब ये जीव जंतु हो गए, छोटे छोटे सारे क्या? धनावेशित है, ठीक है। और इसने क्या बोला कि जब समय धाराएं ऊपर की तरफ बहती, पानी की बूंदें नीचे की ओर आती ना, तो फिर क्या होता है कि बादलों के जो है ना ऊपर की तरफ तो क्या हो जाता है? ऊपरी किनारे के निकट तो क्या हो जाता है? धनावेश एकत्रित हो जाता है। जबकि जो निचले किनारे पर, ये देखो ऊपर की तरफ क्या हो गया? धनावेश। ये बादल है, ऊपर की तरफ धनावेश और नीचे की तरफ क्या हो गया? ऋणात्मक, ठीक है। और मैंने बोला था कि नीचे की तरफ क्या होता है बताओ? हम सारे क्या? पॉजिटिव है, धनावेशित है। हम सारे, हम हो गए, जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, सारे क्या है? पृथ्वी के निकट क्या होता है? धनावेश होता है। तो फिर हम सारे में क्या आता है? धनावेश में आता है, ठीक है। तो और बादल जो ऊपर वाले बादल वो कैसे? धनावेश। और नीचे वाले बादल क्या हो जाते हैं? ऋणावेश। ऋणावेश बादलों के निचले किनारे पर संचित हो जाते हैं। धरती के निकट भी क्या होता है? धनावेश का संचय होता है। जब संचित आवेशों का परिमाण अत्यधिक हो जाता है, जो परिमाण मतलब मात्रा, जब संचित आवेशों की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो वायु जो विद्युत की क्या होती है? हीन चालक होती है। वायु क्या? वायु का विद्युत का चालन करती है।
अगर मान लो वायु विद्युत का चालन करती कहीं से आ रही है तो वहां से विद्युत आता में तो करंट लग जाना चाहिए, पर नहीं लगता। तो वायु क्या आती है, विद्युत की हीन चालक है और आवेशों के प्रवाह को नहीं रोक पाती। आवेशों के प्रवाह को क्या करती है, नहीं रोक पाती और वो प्रवाहित करते रहते हैं। ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश मिलते हैं और प्रकाश की चमकीली धाराएं तथा ध्वनि उत्पन्न होती है। इसमें क्या होता है, ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश क्या होते हैं, मिलते हैं और क्या होती है, चमकीली धाराएं क्या होती है, उत्पन्न होती है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही तुम्हें? क्योंकि देखो बादल बने थे नहीं बने थे बादल, ये बादल बने ऊपर की तरफ कौन से बादल बने, पॉजिटिव वाले, नीचे की तरफ कौन से, नेगेटिव वाले। और सारे नीचे जितनी भी धरती के ऊपर जितनी भी जो वस्तु वो सारी क्या है, पॉजिटिव में, यही है, ठीक है। फिर जब बिजली कड़की, जब क्या हो गया, मान लो यहाँ पे आवेशों का क्या हो गया, ज्यादा हो गया, यहाँ पे भी आवेश क्या हो गया, ज्यादा हो गया ना, यहाँ पे भी आवेश क्या हो गया, ज्यादा हो गया, यहाँ पे भी आवेश क्या हो गया, ज्यादा हो गया, यहाँ पे ये क्या है, पॉजिटिव, ये क्या है, नेगेटिव, ठीक है। तो क्या होगा, इनके अंदर ये मिलेंगे आपस में, तो क्या होगा, बिजली उत्पन्न होगी नहीं होगी, क्योंकि ज्यादा आवेश होगा। तो वही बात है ना, अब क्या कुछ ना कुछ क्रिया होगी। जब कोई चीज अथा हो जाती है, मान लो तुम खाना ज्यादा खा लो तो उल्टी होती नहीं होती, कोई ना कोई क्रिया होगी ना, कोई चीज अथा हो जाए तो तब क्या होता है, बिजली कड़क, बिजली उत्पन्न होती है। अगर मान बिजली गिरती कैसे, अब ये देखो, अगर यहाँ पे क्या पॉजिटिव है, अब ये नेगेटिव को पॉजिटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा नहीं करेगा, करेगा ना अट्रैक्ट। तो फिर क्या होगा, यहाँ से यूं ये बिजली कड़ती है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, आ रही है समझ में? ये देखो यूं, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा ना, ये देखो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ना, दिख रहा है अब आपको? हाँ, ये देखो ऐसे बिजली कड़कती है, तो नीचे भी इसको, नीचे क्या पॉजिटिव चार्ज है तो इसको क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। बात समझ आई नहीं आई? ठीक है, तो अब हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे अपनी। देखो मैं वापस आपको रिपीट कर, जब संचित आवेशों का परिमाण अत्यधिक हो जाता है तो वायु जो विद्युत की हीन चालक है आवेशों के प्रभाव को नहीं रोक पाती और ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश क्या होते हैं, मिलते हैं। मैंने बोला तो मिलते हैं, और प्रकाश की चमकीली धारियां तथा ध्वनि क्या होती है, उत्पन्न होती है। इससे हम तड़ित के रूप में देखते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत विसर्जन कहते हैं। विद्युत क्या कहते हैं, विसर्जन कहते हैं। हम बोलते हैं ना, जब बिजली गिर गई तो यहाँ पे क्या, ये पॉजिटिव है, इसको क्या करे, अट्रैक्ट कर रहा था, तो क्या हम बोल, बिजली क्या हो जाती है, गिर जाती। विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया दो या अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है। जो विद्युत विसर्जन की जो प्रक्रिया है ना, वो दो अथवा अधिक बादलों के बीच हो सकती है या बादलों तथा पृथ्वी के बीच भी हो सकती है। मैंने बोला था, देखो ये दो बादल, इनके बीच में भी हो रही है, और नीचे क्या है, पृथ्वी और बादल के बीच में भी हो रही है। ये देखो, ये डायग्राम देखो, पृथ्वी और बादल के बीच में भी हो रही है, बादल के बीच में भी हो रही है तड़ित की प्रक्रिया। अब हमें प्राचीन काल के लोगों की भांति तड़ित से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम मूल परिघटना को समझते हैं। वैज्ञानिक हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए कठोर परिश्रम करें, तथापि तड़ित के गिरने पर जीवन तथा संपत्ति की क्या होती है, हानि होती है। सिंपल सी बात है, कहीं पर बिजली गिरेगी तो वो घर मकान वहाँ पे एरिया होगा, वो क्या होगा, जल जाएगा। अगर किसी इंसान के ऊपर बिजली गिरती है, अब हमें पता लगा इंसान के ऊपर बिजली क्यों गिरती है, क्योंकि हम क्या सारे पॉजिटिव, और जो ऊपर जो आकाश में जो नीचे की तरफ जो बादल है वो सारे क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव चार्ज मतलब ऋणात्मक चार्ज है, तो नीचे की तरफ आता अट्रैक्ट करता तो बिजली गिर जाती है। बात समझ आ रही है? ज्यादा मात्रा में जब आवेश होता है तब होता है, ठीक है ना। तथापि तड़ित के गिरने पर हानि होती है, अतः हमें अपने बचाव के लिए उपाय करने आवश्यक है नहीं, उपाय तो करने चाहिए ना। अब उपाय क्या किए, देखो भाई, तड़ित एवं झंझा के समय कोई भी खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता। तड़ित या झंझा मतलब जब भी तड़ित झंझा हो रही होती है, बिजली कड़क रही होती है, तब भी कोई खुला स्थान क्या होगा, बिल्कुल तुम बताओ, सुरक्षित होगा क्या? नहीं। अगर सुरक्षित होता तो बिजली थोड़ी ना गिरती ना। सुरक्षित नहीं होता तभी तो लोग क्या करते हैं, अपने घरों के अंदर चले जाते हैं ना, इसके अंतर्गत, ठीक है ना। क्योंकि अगर खुले स्थान में कोई इंसान खड़ा है तो क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है। सिंपल सी बात, हम सारे, मैंने बोला था हम सारे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज वो अट्रैक्ट करेगा और बिजली गिर जाएगी। बात समझ आ गई, ठीक है। और गर्जन सुनना किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंचने को क्या है, चेतावनी है। अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर क्या करें, प्रतीक्षा करें। सुरक्षित स्थान का पता लगाना, कोई मकान अथवा भवन सुरक्षित है। अब क्या है, अंतिम जो मतलब पहले तो क्या, गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान में जाना, पहले तो हमारी ये होगी सावधान। और दूसरा, गर्जन सुनने के बाद हमने देखी भाई अब तो गर्जन हो नहीं रही, उसके बाद अगर जाने से पहले सावधानी से उसको बाहर जाना चाहिए, ठीक है ना। सुरक्षित स्थान का पता लगाना, यदि आप मकान अथवा भवन है, सुरक्षित स्थान, कोई मकान तथा भवन है, वो क्या सुरक्षित स्थान है आपके लिए, ठीक है। यदि आप किसी कार अथवा बस द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियां दरवाजों को क्या कर लेना है, बंद कर लेना है, ठीक है। और बंद कर आप उसके भीतर क्या है, सुरक्षित है। मकान भवनों के अंदर भीतर सुरक्षित है, कार या बस के अंदर कोई यात्रा करें तो उसकी खिड़कियां बंद करने के बाद हम क्या है, सुरक्षित है, ठीक है ना। तड़ित झंझा के समय क्या करें, क्या ना करें। बाहर खुले में खुले वाहन जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, निर्माण कार्य हेतु मशीनें
खुली कार सुरक्षित नहीं है। खुले मैदान, ऊंचे वृक्ष, पार्कों में शरण स्थल, ऊंचे स्थान तड़ित से हमारी सुरक्षा नहीं करते हैं। ऊंचे स्थान, खुले मैदान ये हमारी तड़ित से सुरक्षा नहीं करते। तड़ित झंझा के समय छाता लेकर चलने का विचार भी अब किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है। अब देखो हम क्या करेंगे, छाता लेकर चलेंगे, मान लो ठीक है, छाता लेके कोई इंसान जा रहा है भाई, वो हो रही है क्या, बिजली कड़क रही, हम छाता लेके निकले भाई, होशियार तो बहुत बड़े, छाता लेके निकले। अब ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब तुम्हें पता है धातु क्या करती है, आवेश का स्थानांतरण करती नहीं करती। वो हमने जब उसका स्थानांतरण के बारे में देखा था, तो धातु की छड़ थी वो क्या कर रही थी, पेपर क्लिप को क्या कर रही थी, आवेश स्थानांतरित करती है। पेपर क्लिप क्या हुई थी, प्रत्याकर्षित हुई थी, नहीं हुई थी, हमने देखा था। अब इसी में वो जो है क्या नाम है, छाता है, जो क्या उसके अंदर वो जो ताड़ी होती है वो सारी किसकी होती है, धातु की बनी हुई। अब उसके अंदर गिरेगी बिजली, मान लो उसके ऊपर कड़क है, वो क्या धातु है, धातु के अंदर बिजली गिरती है तो वो आवेश का स्थानांतरण हमारे तक आएगी नहीं आएगी, तो बताओ सुरक्षित है नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है ये चीज हमारे लिए, ठीक है ना। यदि आप वन में है तो छोटे वृक्ष के नीचे सर लीजिए। अगर वन में ना तो छोटे वृक्ष के नीचे, बड़े बड़े वृक्षों के नीचे, बड़े बड़े वृक्ष खुद भी क्या करें, पॉजिटिव है तो ऋणात्मक को क्या आकर्षित करेंगे, नहीं करेंगे, तो बिजली गिरने की संभावना वहां पे भी, इसलिए छोटे छोटे वृक्षों के नीचे सर लीजिए। यदि आप किसी ऐसे खुले क्षेत्र में है जहाँ कोई शरण स्थल नहीं है, ऐसा इस खुले क्षेत्र में जहाँ पर कोई शरण स्थल नहीं लिए, तब आप क्या करो, सभी वृक्षों से काफी दूर, मतलब जितने भी वृक्ष है ना उनसे क्या हो जाए, काफी दूर हो जाओ, क्योंकि वृक्षों जो पेड़ों है उनके ऊपर क्या बिजली गिरने की संभावना रहती है, तो उनसे काफी दूर खड़े होकर जमीन पर ना लेटे, बल्कि जमीन पर सिमट कर बैठ जाए। सिमट कर बैठ जाए कैसे, लेटना नहीं है जमीन के ऊपर, सिमट कर बैठना ऐसे, ठीक है ना। जैसे तुम रोते हो ना, कभी उदास होते हो तो छोटे बच्चे थे तब तुम ऐसे ही सिमट के बैठ जाते, रोते थे, ऐसे बैठ जाना, ठीक है ना। अपने हाथों को घुटनों पर तथा सिर को हाथों के बीच इस स्थिति में आघात के लिए लघुत्तम लक्ष्य बन जाएंगे। इससे क्या होगा, आपके ऊपर बिजली गिरने की संभावना क्या होगी, घट से न्यूनतम होगी। अब घर के भीतर भी क्या करनी है, हमें सुरक्षा चाहिए, घर के भीतर भी सुरक्षा चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि भाई जितने भी जो है ना जो तार वाले जो टेलीफोन उनका यूज नहीं करना है, ठीक है ना। और जो है ना विद्युत तार है या फिर पानी के जो पाइप है ना, वो भी क्या कर सकते हैं, आघात कर सकते हैं, तो उनसे भी क्या करके रहना है, बच के रहना है। और है ना, अब जो जितने भी जो कंप्यूटर हैं, टीवी है, उनको क्या करना है, सॉकेट से निकाल देना है। और विद्युत उनको भी, मतलब जो ट्यूबलाइट है वगैरह वो तो जला ही सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो तड़ित चालक करके एक चीज आती है, अब हमारे घर है, अब घर भी क्या होने चाहिए, सुरक्षित होने चाहिए ना। बिजली के कड़कने से घर भी तो क्या हो गया, धनावेश हो गया ना, तो उसके ऊपर भी बिजली गिरने की संभावना, तो इसके ऊपर उसकी संभावना को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि भाई जो घर होते हैं ना, आजकल के जो घर बनते हैं उनमें क्या करते हैं कि ऊपर की तरफ ऐसा कुछ लोहे का एक लगा देते हैं, तड़ित चालक लगा देते हैं, ये देखो लगा देते तड़ित चालक, ये तड़ित चालक लगा देते, ये क्या करते थे, सीधा जमीन के यहाँ तक, काफी अंदर तक जमीन के इसको गाड़ देते, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इतना जमीन के अंदर तक गाड़ देते, जिससे अगर मान लो कभी बिजली कड़कती है ना, तो ये क्या करे, उसको आकर्षित करेगी और सीधा क्या करके पकड़ के जमीन के अंदर डाल देगी, हमारे घर को भी कोई हानि नहीं होगी, ठीक है। सीधा इसको पकड़ के किसके अंदर डाल देगी, जमीन के अंदर डाल देगी। और जमीन क्या है, आवेश को क्या कर सकती है, बिना किसी कुछ कहे उसको क्या कर लेती है, अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। बात समझ आ गई, तो इसको क्या बोलेंगे, तड़ित चालक बोलेंगे, ठीक है ना। वापस मैं आपको रिपीट करूंगी, तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। बात समझ आई नहीं आई, ठीक है। अब हम बात करते हैं भूकंप की। भूकंप देखा, सबने देखा ही होगा भाई, कभी कभी आता रहता है, राजस्थान में भी एक दो बार बहुत बार आ चुका है, तो फिर है ना। अब इसके बारे में, ये भूकंप आता कैसे है क्या नहीं है, इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो तड़ित झंझा होती है ना, तो इससे संभावनाएं रहती है किसकी, सदैव तड़ित तथा चक्रवात की क्या रहती है, संभावनाएं रहती है। जब बिजली गिरती है इससे क्या हो जाती है कि चक्रवात आने की भी संभावनाएं रहती है, ठीक है ना। तो अब हम पहले भूकंप के बारे में बात करते हैं। भूकंप क्या होता है, भूकंप क्या होता है, बहुत थोड़े समय के, ऐसा देखा होगा कभी घंटे घंटे भर भूकंप चला हो, जैसे घंटे घंटे भर बारिश चलती, कभी देखा घंटे घंटे भर भूकंप चला हो, नहीं। भूकंप क्या होता है, कुछ सेकंड या कुछ मिनट का, इससे ज्यादा भूकंप नहीं होता। भूकंप होता क्या है, एक्चुअल में किससे बना है, क्या है, भूकंप आने का कारण क्या नहीं है। पहले क्या मतलब पुरानी प्रथाएं क्या थी कि भाई भूकंप इसकी वजह से आता है, क्या है ना, कि जो पृथ्वी है वो क्या है, सांड की एक है ना सींग के ऊपर टिकी हुई है। जब क्या करता है सांड उसको, है ना, जब सांड उसको दूसरे सींग पर लेता है तो भूकंप आता नहीं। ये गलत अवधारणा है बेटा, ये बहुत ही गलत है, ये नहीं होगा। इसमें होता यूं है कि जो पृथ्वी है, जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी, ये देखो पृथ्वी है,
ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर पृथ्वी के ऊपर क्या है, बहुत सारी प्लेटें, ठीक है ना, प्लेटें। ये इसको क्या बोलेंगे, जो सबसे ऊपर वाली प्लेट है उसको क्या बोलेंगे, भूपर्पट्टी। क्या बोलेंगे इसको, भूपर्पट्टी, ठीक है ना। इसके अंदर के जो उसको क्या बोलेंगे, प्रवार, ठीक है ना। और जो इसके अंदर उसको बाह्य क्रोड, क्या बोलेंगे, बाह्य क्रोड, ठीक है ना। और जो अंदर की तरफ एकदम भीतर की तरफ एकदम सेंटर में पृथ्वी उसको क्या बोलेंगे, आंतरिक क्रोड। ऐसे करके जो सबसे बाहरी जो परत है उसको क्या बोला, भूपर्पट्टी। ये जो भूपर्पट्टी है वो कैसे स्थित होती है, अब मैं तुमको बताती हूँ। ये भूपर्पट्टी है ना, ऐसे ना टुकड़ों में स्थित होती है। कैसे होती है, ऐसे टुकड़ों में स्थित होती है। ऐसे नहीं है कि भाई वो एक ही ऐसे मिलके बनी हुई है, नहीं, वो ऐसे टुकड़ों में स्थित होती है। ऐसे 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 बहुत सारे टुकड़े मिलके बन के भूपर्पट्टी बनाते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है कि भाई कभी कभी क्या होता है, क्या ना, हमारे भूपर्पट्टी में गड़बड़ के कारण भूकंप आता है। मेन कारण क्या है भूकंप आने का, ये जो भूपर्पट्टी इनमें गड़बड़ के कारण क्या आता है, भूकंप आता है। अब गड़बड़ के कारण कैसे भूकंप आता है, मान लो हम लोग ने क्या किया, ये भूपर्पट्टी बनाई, ठीक है, ये करके यूं करके हमने भूपर्पट्टी बनाई, ठीक है, भूपर्पट्टी बनी हुई है। अब इनमें मान लो गड़बड़ होती है, तो मान लो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पड़ते हैं आपस में, एक दूसरे को क्या कर रही है, रगड़ कर रही है, फोर्स लगा रही है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। मान लो कुछ गड़बड़, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही है, तो फोर्स लगा रही है तो एक तो नीचे आ जाएगी और एक ऊपर चली जाएगी, यही होगा बात। जब ये होता है ना सिचुएशन, तो इस कंडीशन में क्या होता है, भूकंप आता है। ये मान लो ये टुकड़े टुकड़े आपस में पट्टी, भूपर्पट्टी है, और क्या होता है जब भूकंप आता है तो ये आपस में रगड़ के कारण क्या आ जाते हैं, एक नीचे आ जाती है और एक ऊपर आ जाती है। और इस कंडीशन में क्या आता है, ये जब ऐसी कंडीशन आ गई भूपर्पट्टी में तो क्या आता है, भूकंप आता है। क्या आता है, भूकंप आता है। बात समझ आई नहीं आई, ठीक है ना। जब प्लेटें आपस में टकराती है, ठीक है ना, प्लेटें आपस में क्या करती है, ये कोई प्लेट हो गई, ठीक है, और ये भी क्या हो गई, प्लेट हो गई, ये आपस में क्या करे, टकरा रही है। तो टकराने के बाद क्या होता है, एक प्लेट तो यूं आ रही है, एक प्लेट तो रगड़ के कर, एक प्लेट यूं, एक प्लेट ऊपर हो जाती है, एक प्लेट नीचे हो जाती है, और फिर क्या होता है, ऐसी कंडीशन में भूकंप आता है। बात समझ आई नहीं आई, ठीक है। तो ये देखो, ये कुछ इस प्रकार से, ये देखो यहाँ पे क्या टकराती प्लेट है, ये प्लेटें क्या आपस में टकरा रही है, टकराने के बाद ये देखो रगड़ती प्लेटें, तो एक क्या हो गई, नीचे आ गई, और एक क्या हो गई, ऊपर आ गई, और क्या आ जाता है, भूकंप आ जाता है। तो हमारा जो भूकंप है ना, हमारे इंडिया में ना, ऐसा कौन सा सेंसिटिव एरिया है जहाँ पे भूकंप आने की संभावना क्या रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा होती है। ऐसा कौन सा सेंसिटिव एरिया है, तो देखो हमारे है ना, उनके नाम, उनको कौन कौन से, एक कश्मीर हो गया, अधिकांशतः कश्मीर हो गया। यहाँ पे देखो ये वाला, ये एरियाज लिखे हुए, यहाँ पे लिखे हुए, ये इसके ऊपर जस्ट, ठीक है ना। आंशिक क्षेत्र कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व कच्छ का रण, राजस्थान का तथा सिंध गंगा के मैदान, दक्षिण भारत के कुछ भाग भी खतरे के क्षेत्र में आते हैं। बात समझ आ गई, कौन कौन से, कश्मीर वाला एरिया, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व तथा कच्छ का रण, राजस्थान तथा सिंध गंगा के मैदान, ठीक है ना, तथा दक्षिण भारत के कुछ भाग भी क्या है, खतरे के क्षेत्र में आते हैं भूकंप के। वहां पे भूकंप आने की संभावना क्या रहती है, सबसे ज्यादा रहती है। तो देखो इसके ऊपर एक परिभाषा है, उसको देखेंगे है ना। भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होता है। भूकंप कैसे उत्पन्न होता है, प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होता है। अतः प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती है, वहां भूकंप आने की संभावना, जहाँ पे जो प्लेटों की जो सीमाएं है, ये जो प्लेटें इनकी जो सीमाएं क्या होती है, दुर्बल होती है, क्षेत्र क्या होता है, दुर्बल क्षेत्र के होते हैं। तो वहां पर क्या होते हैं, भूकंप आने की संभावना ज्यादा रहती है। और इन दुर्बल क्षेत्रों को क्या कहते हैं, भूकंपीय क्षेत्र या भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। तो जो मैंने तुम्हें बताया था एरियाज, कौन कौन से बताए थे भाई, कश्मीर बता दिया, हिमालय बता दिया, उत्तर पूर्व कच्छ का रण, राजस्थान तथा सिंध गंगा के मैदान। यहाँ पे क्या है, ये दुर्बल क्षेत्र वाला एरिया, ये भूकंप क्षेत्र, भूकंपी क्षेत्र। बात समझ आ गई नहीं आई, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि खाली भूकंप इन प्लेटों के कारण, कभी कभी क्या होता है कि अंदर है ना, जो पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी कोर है, यहाँ से क्या ज्वालामुखी भी उत्पन्न होता है। इस ज्वालामुखी के फटने से भी क्या होता है, कभी कभी आती है, कभी कभी कोई पृथ्वी से उल्कापिंड टकरा जाए, उससे भी क्या होता है, कभी कभी भूकंप आ जाता है, ठीक है ना। और कभी कभी जो पृथ्वी के अंदर जो नाभिक है विस्फोट होना, उसके कारण भी क्या हो जाता है, भूकंप आ जाते हैं। खाली प्लेटों के टकराने से नहीं आते, ज्यादातर प्लेटों के टकराने से आते हैं, पर कभी कभी ज्वालामुखी के फटने से, इन सब के कारण भी क्या आ जाता है, भूकंप आ जाता है। अब भूकंप से बचाव कैसे करेंगे भाई, भूकंप आ जाए तो है ना, एक चीज और, भूकंप का जो मान है ना, अगर मान लो भूकंप के मान को किस में मापते हैं, रिएक्टर में मापते हैं, नहीं मापते, रिएक्टर में मापते हैं इसको। भूकंप का जो माप होता है वो किस में मापते हैं, रिएक्टर में मापते हैं, रिएक्टर में मापते हैं। अगर मान लो भूकंप किससे, 7 रिएक्टर से क्या हो, ज्यादा हो ना, 7 रिएक्टर से क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है ना, 7 रिएक्टर से क्या हो, ज्यादा हो ना, तो उस कंडीशन में नुकसान
नुकसान क्या होता है, सर्वाधिक होता है। जब भूकंप का जो माप है ना, जो वो 107 रिएक्टर से क्या ज्यादा हो ना, तब क्या होता है, नुकसान क्या होता है, सर्वाधिक होता है। ठीक है ना, बात समझ आ गई। अगर तुमसे कोई पूछे ऐसा मान बताओ जिसमें है ना भूकंप है ना, भूकंप से नुकसान ज्यादा होता है, ऐसा कौन सा मान है जिसके ऊपर भूकंप का ना, जो भूकंप से जो नुकसान होता है वो ज्यादा, कौन सा होगा, 7 रिएक्टर से ज्यादा अगर भूकंप का जो मान है वो होता है तो क्या होगा, नुकसान क्या होगा, ज्यादा होता है। कभी होता है ना 1 का या 2 का तो इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता, अगर 7 से ज्यादा तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, अब इसे बचाव कैसे करेंगे भूकंप से। अत्यधिक भूकंपीय क्षेत्र में भवन निर्माण में भारी पदार्थों की अपेक्षा क्या करेंगे, जो हल्के पदार्थ होते हैं जैसे मिट्टी हो गया या लकड़ी हो गया, वैसे घर बनाएंगे। अगर मान लो भूकंप वाले एरिया ज्यादा सेंसिटिव एरिया, वहां पे अगर हम लोग है ना, वहां पे अगर हम लोग है ना पत्थर के घर बनाएंगे, मान लो भूकंप आता है तो हम लोग मर नहीं जाएंगे वहां पे पत्थर के नीचे। अगर लकड़ी आएगी तो वो क्या हल्की होती तो गिर भी जाती है, तो इतना कोई खतरे वाली बात नहीं होती। ठीक है ना, अलमारी होती है, जो भी चीजें होती है जो भूकंप वाली एरियाज होती है उनमें क्या करते हैं, अलमारी को क्या रखना चाहिए, दीवारों के अंदर जड़ के रखना चाहिए। ठीक है, और है ना, और जो भी ये घड़ी वगैरह है इन सबको ध्यान से लटकाना चाहिए। ठीक है ना, और है ना, मतलब कभी कभी क्या होता है भूकंप के कारण आग भी लग जाती है, तो ये आवश्यक है कि सभी भवनों विशेषकर ऊंची इमारतों में क्या होने चाहिए, अग्निशमक, मतलब जो आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं वो होने चाहिए। ठीक है ना, अगर आप घर में है और मान लो भूकंप बचे तब क्या करें, अगर आप घर में अगर बिस्तर पर लेटे हैं तो लेटे रहिए, अगर आप घर में हैं अगर खड़े हैं तो आप क्या करिए, किसी मेज के से सुरक्षित स्थान पर चले जाइए, मेज के नीचे चले जाइए और ऐसे स्थान से दूर हो जाइए जहां पर ऊपर कुछ पड़ा है और है ना हमारे ऊपर गिरने की उसकी संभावना है। ठीक है, तो ऐसे स्थान से दूर हट जाइए। ठीक है ना, खुले में जाने का इसमें क्या रहता है, ज्यादा सुरक्षित रहता है। इसीलिए ज्यादातर लोग देखते हो ना कि भूकंप आता है तो लोग घरों से बाहर आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि जब खुले में जाएंगे ना तो कोई चीज गिरने की संभावना नहीं रहती। तड़प के समय खुले में नहीं रहना चाहिए, जबकि भूकंप के समय खुले में आ जाना चाहिए। ठीक है ना, यदि आप घर के बाहर है तो क्या करेंगे, भवन तथा वृक्षों या ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान को खोजे तथा धरती पर क्या हो जाए, लेट जाए। लेटने की स्थिति में क्या होता है कि हमारे ऊपर अगर मान लो कोई चीज आके भी गिरती है ना तो हमारे सर के ऊपर या फिर है ना कहीं और, मतलब ऐसा हो गया अगर हम खड़े तो सीधे आके कहाँ गिरेगी, हमारे सर के ऊपर, तो हमें नुकसान ज्यादा होगा। लेटेंगे तो नुकसान क्या होगा, अगर कोई चीज गिरती है तो क्या होगा, नुकसान कम होगा हमें। ठीक है ना, तो हमें क्या कर खुले स्थान को खोजना और वहां पे जाके लेट जाना है। यदि आप कार या बस में है तो बाहर ना निकले, यदि आप कार या बस में तो बाहर ना निकले। ड्राइवर से कहे कि वे धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुंचे और भूस्पंदन के समाप्त होने से पहले बाहर ना निकले। भूस्पंदन मतलब जो ये ना, जो भूमि की जो ये जब ये पट्टियां टकराती है तो भूस्पंदन मतलब ऐसी वेव्स उत्पन्न होती है पृथ्वी के अंदर, जिससे क्या होता है, भूकंप आते हैं। बात समझ आ गई। ओके बच्चों, आज का लेसन कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। कैसा लगा आपको, उम्मीद करते हैं आप सब लोगों को अच्छा लगा, कमेंट करके बताना। थैंक यू बच्चों।